ये एक सच्ची कहानी है मेरठ के एक गांव की, जहाँ पे एक पंकज नाम का लड़का था। उसके साथ उसके परिवार में उसकी माँ, एक बहन और एक अपाहिज बाप था। पंकज गांव में ही एक मेडिकल स्टोर चलाता था। पंकज के लिए वैसे तो कई रिश्ते आए, लेकिन अभी तक एक भी रिश्ता उसे पसंद नहीं आया। एक बार की बात है, पंकज के लिए एक रिश्ता आता है। ये पंकज का 21वां रिश्ता होता है। अब पंकज की उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी। वो 32 साल का हो चुका था। ऐसे में परिवार और गांव का दबाव भी उस पर काफ़ी बढ़ रहा था। लेकिन फिर भी उसकी माँ और बहन को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे में जब पूजा का रिश्ता उसके पास पहुंचता है, तो उसकी माँ नाक चढ़ाते हुए फ़ोटो को देखती तो है, पर कहती है, ये तो मेरे बेटे के लायक भी नहीं है। मैं ऐसी बहू से शादी नहीं कर सकती। और देखो तो ज़रा, इसका बाप कुछ नहीं करता। इसका भाई छोटा मोटा जॉब करता है। इसके पास तो ज़मीन और जायदाद भी नहीं है। भला ये कंगले क्या शादी करेंगे। लड़की तो ठीक ठाक ही है, पर मेरे हीरे जैसे लड़के के बराबर नहीं है। अरे इसकी नाक तो देखो कैसे टेढ़ी सी है, और इसके गले में तो कुछ भी सोने का नहीं पड़ा है। कितनी सिंपल और भिखारन जैसा फ़ोटो भेज दिया है। मुझे नहीं करना इस लड़की से शादी। ऐसा कहते हुए पंकज की माँ फ़ोटो फेंक कर छत पर चली जाती है। कुछ देर बाद जब पंकज लौटता है तो उसे ये फ़ोटो दिखाई पड़ता है। वो फ़ोटो को उठा के देखता है तो उसे लड़की बहुत ही अच्छी लग जाती है, और वो दौड़ के छत पे जाता है और कहता है, माँ ये कौन है। उसकी माँ कहती है कोई भिखारन, छोड़, ये तेरे लायक नहीं है। लेकिन पंकज कहता है, नहीं माँ, ये अच्छी लग रही है, और देखो तो कितनी गोरी भी है और काफ़ी लंबी है। उसकी माँ कहती है, हाँ बस देखने में ही है, बाकी तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब भिखारन है एक नंबर की। देख तो उसके गले में कुछ भी नहीं है, ना कान में है और ना ही नाक में है। हाथ में तो कैसी लाल लाल चूड़ियाँ पहन रखी है। ऐसी चूड़ियाँ तो मैंने कल ही अपनी काम वाली को दी थी। भला ये हमारे घर की क्या बहू बनेगी। ऐसे में पंकज दोबारा जिद करता है और कहता है, माँ नहीं, मुझे ये लड़की काफ़ी अच्छी लगती है, आप प्लीज़ बात करो ना। उसकी माँ बेटे के जिद के आगे हार जाती है और आखिर में पूजा के घर संदेशा भिजवाती है। पूजा के माँ बाप काफ़ी खुश थे और वो रिश्ता देखने के लिए लड़के के घर आते हैं। लड़की वाले भी अगले दिन पंकज के घर आ गए। उन्हें पंकज और पंकज का पूरा परिवार बहुत ही अच्छा लगा। अब बात लेन देन की थी। उन्होंने पूछा कि आपकी क्या मांग है। तब तक तुरंत पंकज की माँ मुंह खोलते हुए कहती है, जी ज़्यादा कुछ नहीं है, हम तो वैसे काफ़ी रईस हैं, लेकिन समाज में हमारी इज्जत है, तो आप हमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन और हमारे लड़के के लिए एक 4 पहिया गाड़ी दे दीजिएगा। साथ ही साथ लड़की के लिए थोड़ा ठोस पूरा गहना चाहिए, और हमारे सभी रिश्तेदारों के लिए एक एक अंगूठी चाहिए। जी अब बाकी आपका मन, कैश आप चाहे तो 2 लाख से ऊपर जितना मन करे उतना दे दें। जी हम 2 लाख से नीचे लेते नहीं हैं, नाक कट जाती है हमारी। इतनी मांग सुनकर पूजा के भाई और बाप की आंखें खुली रह जाती हैं। वो यही सोचते हैं, ये तो काफ़ी महंगी शादी है और हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे। ऐसे में वो दोनों मुंह लटका कर वापस घर की तरफ निकल जाते हैं। पूजा की उम्र भी इधर काफ़ी हो गई थी। कई रिश्ते पूजा के भी टूटे हुए थे। ऐसे में पूजा के बाप ये चाहते थे कि उसकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। उसे लड़का लड़के का परिवार तो बहुत पसंद था, लेकिन उनकी मांग बहुत ज़्यादा थी। जैसे तैसे करके लड़की वालों ने सभी पैसों को इकट्ठा किया और बहुत ही धूमधाम से लड़की की शादी की। शादी में हर वो चीज़ दी जो दहेज में लड़के वालों ने मांग रखी थी। साथ ही साथ पूजा को भी ढेर सारे गहने दिए थे। इन्हीं गहनों में पूजा को 2 कंगन दिए। ये पूजा के पुश्तैनी कंगन थे, जो कि उसकी माँ ने उसे प्यार से दिए थे, और उसकी माँ को उसकी माँ ने काफ़ी प्यार से दिए थे। ये ख़ानदानी कंगन इतना खूबसूरत था कि ये अलग ही अपना रुतबा रखता था, और ये काफ़ी भारी, और बीच में एक छोटा सा हीरा लगा था जिसकी चमक अद्भुत थी, जो लोगों का ध्यान आसानी से अपनी तरफ खींचता था। आज पूजा का पहला दिन है।
घर में पूजा का भी गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था। इधर सास की नज़र पूजा के द्वारा लाए गए सभी सामानों पे थी। वो सभी सामानों को दौड़ दौड़ कर खोल खोल कर देख रही थी और कभी नाक बिचकाते हुए, कभी मुंह फुलाते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी, मानो उसे अभी भी कुछ कमी हो। वो सभी चीज़ों को खोल के उसे अच्छे से जांच परख रही थी। गृह प्रवेश का समय हो गया था। ऐसे में सभी रिश्तेदार बहू को अंदर लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी भी लड़के की माँ दहेज के सामानों को ही निहार रही थी। ऐसे में कोई रिश्तेदार उसकी माँ को बुलाता है और कहता है, अरे बहू को अंदर नहीं लाओगी क्या? सामान तो आप बाद में देख लेना। मजबूरी में पंकज की माँ वहाँ जाती है और बहू के गृह प्रवेश कराने की तैयारी शुरू कर देती है। जैसे ही बहू का गृह प्रवेश होता है, तभी पंकज की बहन आती है और रास्ता रोक देती है। कहती है, भैया भाभी पहले द्वार छिकाई दो, तभी अंदर जाने दूंगी। ऐसे में तुरंत पंकज की माँ कहती है, हाँ हाँ भाई क्यों नहीं, तुम्हारा तो हक है, खूब अच्छे से द्वार छिकाई लो। द्वार छिकाई में पंकज कहता है, क्या चाहिए तुझे? और पंकज साथ ही उसे 10,000 रुपये हाथ में देता है। लेकिन पंकज की बहन की नज़र तो अपनी भाभी के कंगनों पे थी। वो तुरंत भाभी से कहती है, भाभी मुझे ये कंगन दे दो, ये काफ़ी खूबसूरत है, मेरे हाथों में काफ़ी अच्छे लगेंगे। ऐसे में पूजा थोड़ी सोच में पड़ जाती है और वो कहती है, आप कंगन के अलावा कुछ और मांग लें, ये मेरा पुश्तैनी कंगन है और मेरी माँ की आखिरी निशानी। लेकिन पंकज की बहन उसी जिद पे अड़ी रहती है कि मुझे तो कंगन ही चाहिए, अदरवाइज़ वो कुछ नहीं लेगी। लेकिन पूजा ने कंगन देने से साफ इनकार कर दिया। ऐसे में पंकज की बहन मुंह फुला के अंदर चली गई। अब पंकज की माँ भी बहू पे भड़क गई। वो कहती है, इसके लक्षण तो मुझे पहले ही समझ में आ गए थे। ये देखो तो, एक कंगन के लिए मेरी बेटी को रुला दिया। वो भी गुस्सा होके चली जाती है। इधर पूजा भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया, लेकिन उसके घर में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। उसकी सास उसे रोज़ ताने मारती रहती थी, साथ ही साथ कई चीज़ें ऐसी करती थी जिससे पूजा को शारीरिक तौर पे नुकसान पहुँचे। पूजा बहुत ही मन लगा के अपने सारे कामों को करती, साथ ही साथ सबको खुश रखने का प्रयास करती। यहाँ तक कि पूजा ने अपने सारे गहने अपनी सास के हाथों में रख दिए। बस कहा, माँ जी ये कंगन रहने दो, मेरी माँ की निशानी है और मेरी माँ कहती थी हमेशा इसे अपने पास रखियो। इस सुनसान घर में मैं इसी के सहारे रहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे माँ मेरे पास है। माँ आप ये मांग टीका भी रख लो, लेकिन ये कंगन रहने दो। लेकिन मानो पंकज की बहन और माँ को वो कंगन ही चाहिए था, क्योंकि उन्हें कंगन की कीमत का अंदाज़ा लग गया था। ऐसे में वो किसी भी कीमत पे कंगन को हासिल करना चाहते थे। एक बार की बात है, पंकज कुछ काम के लिए शहर से बाहर चला जाता है। जैसे ही पंकज शहर जाता है, इधर पंकज की माँ अपने भाइयों को घर बुलाती है। घर पे बुलाने के बाद उसे कुछ प्लान बताती है। जैसे ही रात को 12 बजते हैं और पूजा सोने जाती है, वो सभी लोग उसके कमरे में आ जाते हैं। पहले तो वो पूजा से कंगन छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब पूजा देने से इनकार करती है तो वो उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। कपड़ा ठूसने के बाद पूजा के दोनों हाथों और पैरों को बेड से बांध देते हैं। ऐसे में पूजा काफ़ी रोती, बिलखती और चिल्लाती है, मदद मांगती, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। अब सब मिलके पूजा के हाथ से कंगन खींचने लगते हैं। कंगन पुराना था और पूजा ने कई सालों से पहन रखा था, जिसकी वजह से वो उसके हाथ में इतना टाइट हो गया था कि निकालने के बाद भी वो नहीं निकल रहा था। कई घंटों की मशक्क़त के बाद वो कंगन को निकालने में असफल रहते हैं। तभी पूजा की माँ दौड़ते हुए रसोई घर में जाती है। वहाँ से चॉपर को लेकर आती है और सीधा ही पूजा के हाथ पे वार कर देती है, जिससे पूजा का हाथ ज़मीन पे गिर जाता है। अब पूजा के हाथ से काफ़ी ज़्यादा खून गिर रहा था, लेकिन उसके बाद भी उन सभी को ज़रा सा भी तरस नहीं आती है।
वो खून से सने कंगन को उठाते हैं और उसे धुलते हैं। अभी भी एक कंगन पूजा के दूसरे हाथ में था। वो तुरंत ही उस हाथ को भी काट देते हैं और उससे कंगन निकाल लेते हैं। पूजा के नाक में एक छोटी सी सोने की किल पड़ी हुई थी। वो उसे भी नोच लेते हैं। अब पूरे घर में खून ही खून हो जाता है। पहले तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि अब क्या होगा, क्योंकि जल्द ही पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। ऐसे में वो सभी मिलके सबूत मिटाने में लग जाते हैं। कुछ ही समय बाद ज़्यादा खून बहने की वजह से पूजा की मौत हो जाती है। वो सभी मिलके पूजा के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं और उसे पीछे नाले में फेंक देते हैं। दरअसल में उनके घर के पीछे एक बहुत ही बड़ा सा नाला बहता था, जो कि बहुत ही गहरा था। ऐसे में वो उसका फ़ायदा उठाते हैं और पूजा का पूरा शरीर उस नाले में फेंक देते हैं। आज पग फेरे की रस्म होने वाली थी। पूजा के घर से उसके बाप आने वाले थे। ऐसे में ये मुसीबत में फंस जाते हैं, क्योंकि पूजा ऑलरेडी मर चुकी थी। अब पंकज भी वापस आ रहा था। ऐसे में इन लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें, क्योंकि जैसे ही पूजा के घर वाले आएंगे वो पूजा से मिलने के लिए घर में आएंगे, और पूजा तो पहले ही मर चुकी है। पंकज भी आएगा तो वो उसे क्या जवाब देंगे। अब ये लोग काफ़ी सोच विचार में पड़ जाते हैं। ऐसे में उनके दिमाग में एक तरकीब आती है। वो उस तरकीब को अमल करने में जुट जाते हैं। सबसे पहले तो घर को अच्छी तरह से धुलते हैं, साथ ही साथ सभी सबूतों को मिटाते हैं। दोस्तों, हम इस कहानी को अगले पार्ट में ज़रूर पूरा करेंगे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही साथ कमेंट में हमें ये ज़रूर बताएं कि क्या आप इसका पार्ट 2 सुनना चाहते हैं।